तो पार्ट 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिंगशिंग बाहर आकर वेलान को नहीं पाती क्योंकि वो तो इलिन के बुलाने पर लैब चला गया था जहाँ शिंगशिंग के डैड के लिए प्रोस्थेटिक आर्म रेडी हो चुका था। सू के इस काम से वेलान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो इलिन कहता है यार इसे बनाया तो मैंने है, तो थोड़ी मेरी भी तारीफ कर ले। इस पे वेलान उसे कहता है कि तेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, उसके बाद ये एक साथ तेरी तारीफ कर दूंगा। तो इलिन का काम था इस प्रोस्थेटिक आर्म को शिंगशिंग के डैड तक पहुंचाना और ये काम करने के लिए वेलान उसे बहुत सारे आइडियाज देता है और उनमें से एक आइडिया फाइनल होता है जो की था इलिन इस आर्म को एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के नाम पर शिंगशिंग के डैड तक पहुंचाएगा। तो इलिन शिंगशिंग के घर के पास ही अपना ठेला लगा देता है जहाँ उस प्रोस्थेटिक आर्म के अलावा और भी बहुत सारे गैजेट्स रखे हुए थे। तो इलिन मेगाफोन से अनाउंस करने लग जाता है कि ये सारा सामान एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स के लिए है, तो कोई भी आकर इन्हें ले जा सकता है और कुछ दिनों बाद हम तक इसका फीडबैक पहुंचाना होगा। तो लोग अपने अपने पसंद की चीजें उठा लेते हैं, बस बच जाता है प्रोस्थेटिक आर्म। कहते हुए मिस्टर होंग यानी कि शिंगशिंग के पापा उस रास्ते से गुजर रहे थे तो इलिन और जोर जोर से उस प्रोस्थेटिक आर्म के फीचर्स बताने लग जाता है। स्पेशली मिस्टर होंग को बुलाकर उस आर्म के सारे फीचर्स अच्छे से समझाता है और उन्हें मस्का मारने लग जाता है। इलिन तो उन्हें ये फ्री में देने के लिए भी तैयार हो गया था, पर मिस्टर होंग तो फ्री का कोई चीज नहीं लेते। तो इलिन उन्हें वही एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स का बहाना करता है और इसे यूज करने के बाद इसका फीडबैक उन्हें देने के लिए कहता है। तो इस बात पे मिस्टर होंग मान जाते हैं और उस प्रोस्थेटिक आर्म का बॉक्स लेकर घर चले आते हैं। तो शिंगशिंग उनसे उस प्रोस्थेटिक आर्म के बारे में पूछती है कि उन्हें ये कहाँ से मिला। तो डैड उसे बताते हैं कि एक आदमी ने जो कि थोड़ा साइंटिस्ट जैसा लग रहा था उसने मुझे ये एक्सपेरिमेंटल ट्रायल के लिए दिया, तो इसका यूज करके मुझे उसे फीडबैक देना होगा। और शिंगशिंग को उस प्रोस्थेटिक आर्म को देखकर डाउट हो जाता है कि कोई आखिर इतनी महंगी चीज किसी को एक्सपेरिमेंटल ट्रायल के लिए क्यों देगा, जरूर इसमें कोई चक्कर होगा। इधर वेलान तो बड़ा ही खुश था क्योंकि इसके बाद तो शिनचिन उससे टोटली इम्प्रेस्ड हो जाएगी। पर इधर शिनचिन तो उस प्रोस्थेटिक आर्म के बारे में नेट पर सर्च करने लगती है जिससे उसे पता चल जाता है कि ये तो वेलान की कंपनी से है, इसलिए अगले ही दिन वो उसे वापस करने चली जाती है। और वेलान उसे लौटाने लग जाता है ये कहते हुए कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे डैड के लिए है। पर शिनचिन तो एक्सेप्ट करने से मना कर रही होती है कि इसे तुम कंपनी के मेडिकल बेनिफिट के तौर पर रख लो। पर शिनचिन फिर भी इसे लेने से मना कर देती है क्योंकि वो इस आर्म को अपने मेहनत के पैसों से खरीदना चाहती है। तो दोनों में इसी बात को लेकर बहस चली रही थी, तभी इलिन का कॉल आता है जो उसे इमरजेंसी कहकर लैब में बुलाता है जहाँ पर हो गया था बहुत ही बड़ा पंगा। तो काई ने उनकी मेन सिस्टम से सारा डेटा उड़ा लिया था और उसमें वायरस भी डाल दिया था, इस वजह से उनका QW1 प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाता है। पर फिर भी सभी लोग मिलकर उन फाइल्स को रिकवर करने की कोशिश करने लगते हैं। इधर काई वो सारी फाइल्स गांव को लाकर देता है जिससे गांव तो बड़ा ही खुश होता है और उसकी सेफ्टी का प्रॉमिस करता है। वेलान तो लैब में ही कंटिन्यूअसली काम करे जा रहा था, यदि कोई शिंगशिंग उसके लिए कॉफी लेकर जाती है। पर वेलान काम में कुछ इस तरह से खोया हुआ था कि वो तो शिंगशिंग को नोटिस ही नहीं करता और शिंगशिंग उसी के पास में सोफे पर बैठकर ही उसे देखते देखते सो जाती है। वेलान की कॉफी खत्म होने पर उसका ध्यान शिंगशिंग की तरफ जाता है तो वो शिंगशिंग के ऊपर अपना कोट पहना देता है, फिर अपनी जगह बैठकर उसे देखते देखते वो भी सो जाता है। और उन दोनों को ऐसे सोता हुआ देखकर इलिन उनकी फोटो खींचकर रख लेता है। इधर वेलान के डैड वेलान को बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि अब जाकर उन्हें समझ में आया है कि उन्होंने उसके साथ बचपन में कितना कुछ गलत किया जिससे वेलान उनसे दूर होता गया और अब तो शायद नफरत भी करने लगा है। तो उनका असिस्टेंट आकर उन्हें वेलान को उनकी हेल्थ इश्यूज के बारे में बताने के लिए कहता है और उन्हें अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, वरना उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। जिसके बाद गाँव चेयरमैन से मिलने आता है और वेलान की चुगली करने लग जाता है और वेलान के खिलाफ उनके कान भरने लग जाता है। चेयरमैन तो उसकी बातों को इग्नोर ही कर देते हैं जिससे गाँव को तो काफी गुस्सा आता है। तो वो मिस्टर माई को कॉल करके वेलान और उसके डैड के बारे में कुछ न्यूज पोस्ट कर देने के लिए कह देता है, जिन्हें अगले दिन जब वेलान पढ़ता है तो उससे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है अपने डैड पर। वहीं शिनचिन की टक्कर होती है मिस्टर वे से जो कि वर्कर वाले ड्रेस पहनकर ऑफिस आए थे। शिनचिन पहली नजर में तो उन्हें नहीं पहचानती, पर फिर उसे याद आता है कि ये तो चेयरमैन वे है। तो मिस्टर वे उससे बात करने के लिए टेरेस ले जाते हैं जहाँ वो उसे उनके लिए कुछ काम करने के लिए कहते हैं। इस पे शिंगशिंग तो पहले ही मना करते हुए कहती है कि मुझे कोई आपका स्पाई नहीं बनना, नहीं मैं आपको वेलान की कोई खबर दे सकती हूँ। तो मिस्टर वे उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना स्पाई नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ तुम वेलान को कन्विंस करो घर वापस आने के लिए, क्योंकि एक तुम ही हो जिसकी वो बात मानता है। तो शिंगशिंग उन्हें कहती है कि ये तो आप खुद ही उनसे जाकर कह सकते हैं। तो मिस्टर वे उसे उनके और वेलान के बीच की दूरी के बारे में विस्तार से बताते हैं, लाइक उन्होंने बचपन से ही वेलान की केयर नहीं की, उसे उनकी पसंद की चीज करने के लिए फोर्स किया वगैरह वगैरह। पर अब उन्हें इस बात का पछतावा है, इसलिए वो अब अपनी बाकी की जिंदगी वेलान के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो उनकी बातें मानकर शिंगशिंग पहुंच जाती है वेलान से मिलने, जो कि आज सुबह के न्यूज आर्टिकल से गुस्सा था, इसलिए अपना गुस्सा उतारने के लिए बॉक्सिंग कर रहा था। तो शिंगशिंग उससे कहती है कि उसका माइंड शांत करने के लिए उसे एक बार घर जाना चाहिए। अब घर का नाम सुनते ही वेलान उससे कहता है, क्या तुम्हें मेरे डैड ने यहाँ भेजा है? तो अगर तुम मुझे इसलिए कन्विंस करने आई हो तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो ये क्या कर उससे गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है। तो शिंगशिंग उसे रोक कर कहती है कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है, इसलिए वो अब तुम्हारे साथ हंसी खुशी से रहना चाहते हैं। अब ये सुनकर तो वेलान को और ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो शिंगशिंग को ही सुनाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इलिन के साथ ड्रिंक करने चला जाता है। तो वो इलिन से कहता है कि शिंगशिंग भी मुझे नहीं समझती, ना ही मेरी फीलिंग्स को, और ना ही वो मुझे पसंद करती है। अब तो वो भी मेरे डैड की साइड चली गई है, उनका ही सपोर्ट करती है, वो भी मेरे पेन को नहीं समझता। तो ये सब सुनकर इलिन उसे समझाने लगता है कि हो सकता है तुम्हारे डैड सच में बदल चुके हैं और उन्हें अपने किए पर पछतावा हो, इसलिए तुम्हें शिंगशिंग पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और एक बार इस बारे में सोच कर देखना। तो यही सब सोच कर वेलान को रात को नींद नहीं आती, तो वो दोबारा से ड्रिंक करने बैठ जाता है। वो भी सामने शिंगशिंग का दिया हुआ मंकी रखकर अपने बचपन को याद करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेलान के साथ उसके डैड कभी भी नहीं थे, वो बस अपने काम में ही बिजी रहते थे। बचपन में ही उन्होंने उसे अब्रॉड भेज दिया पढ़ाई करने के लिए और
और उन्होंने तो ऑलरेडी उसका फ्यूचर भी डिसाइड कर रखा था। उसे अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टॉप करके आना होगा, फिर उसे कंपनी संभालनी होगी। पर वेलान को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर डैड के फोर्स करने पर उसे ऐसा करना ही पड़ता है। और इसी वजह से डैड के लिए उसके मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरता गया। इतना कि अब्रॉड से पढ़कर वापस आने के बाद उसने ना ही अपने डैड को ग्रीट किया, बल्कि उस वक्त से ही उनसे बात करनी भी छोड़ दी। तो इसी बारे में सोच कर वो तो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। अगला सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ वेलान की आंखें खुलने पर वो अपने सामने शिंगशिंग को देखता है, जिसे उसके बेडरूम में देखकर वो तो शॉक्ड ही रह गया था। ऊपर से उसने तो वेलान की टी शर्ट भी पहनी हुई थी, जो देखकर भाई हमारा नर्वस होते हुए उससे कहता है कि क्या कल रात कुछ भी हुआ था और तुमने मेरी टी शर्ट क्यों पहनी हुई है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या तुम रात को यहीं पर थी, वरना तुम आखिर यहाँ कैसे पहुंची। शिंगशिंग उसके सवालों को रोकते हुए कहती है कि रात को वेलान ने उसके कपड़ों पर उल्टी कर दिया था, तो उसी ने शिंगशिंग को उसकी टी शर्ट दी। फिर हमें शिंगशिंग यहाँ कैसे पहुंची इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो जैसा कि वेलान ने पहले भी किया था, पीने के बाद शिंगशिंग को कॉल करके कुछ भी नहीं कहता। तो शिंगशिंग उसे चेक करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, पर दरवाजे को काफी बार ठोकने के बाद भी वेलान नहीं आता। तो वो इलीन को कॉल करके पूछती कि आखिर वेलान है कहाँ। तो इलीन उसे कहता है कि वो तो घर में ही होगा। तो ये कहकर वो उसे घर के डुप्लीकेट की के बारे में बताता है, जिसे शिंगशिंग दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। वेलान को सोता हुआ देखकर वो उसे उठाने चाहती है, पर अचानक वेलान उठकर बैठ जाता है और शिंगशिंग को अपने साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए कहता है। आई मीन टू से फोर्स करता है, क्योंकि शिंगशिंग का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो सबसे पहले वो खुद ही ट्रूथ चूज करता है और उसे एक और बार अपनी जीवन गाथा सुनाने लग जाता है कि उसका बचपन कितना बुरी तरह गुजरा था। उसे पापा का प्यार दुलार नहीं मिला जो वो हमेशा से चाहता था। उल्टा उसे उसके डैड ने फोर्स किया उनकी पसंद की चीजें करने के लिए, उनकी पसंद की पढ़ाई करने के लिए, उनके पसंद का कॉलेज, उनके हिसाब की डिग्री। पर वो सब कुछ कर लेने के बाद भी जो चीज उसे नहीं मिली वो थी उसकी फ्रीडम। फिर सेकंड राउंड में दोबारा शुरू हो जाता है कि उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया, मुझे कभी स्कूल छोड़ने नहीं गए, घर पे अकेला था, स्कूल अकेला जाता था, स्कूल से अकेला वापस आता था, अकेले अब्रॉड में रहा, पर वो मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। हमेशा बस मिस्टर कांग ही मुझसे मिलने आते थे। एक वही थे जिन्हें मेरी फिक्र थी, जिस वजह से मैं तो कभी कभी सोचा करता था कि अगर वो मेरे डैड होते तो मैं कितना खुश नसीब होता। तो वेलान की ऑटोबायोग्राफी रिपीट मोड पर सुनकर शिंगशिंग तो बोर हो जाती है, पर वेलान अपनी कहानी सुनाना बंद नहीं करता। तो लगभग 2-3 घंटे के लंबे सेशन के बाद वेलान कुछ इमोशनल बातों के साथ अपनी जीवन गाथा को समाप्त करता है और शिंगशिंग को थैंक यू कहता है कि वो जब से वेलान की जिंदगी में आई है तब से वो वेलान के साथ है, उसे सपोर्ट करती है। कहकर वो शिंगशिंग के क्लोज चला जाता है। इसी के साथ पार्ट 14 का एंड यहीं पे होता है। तो इसी के साथ साथ मैं फोर्स्ड मैरिज विद ब्लाइंड सीओ वाला ड्रामा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक आप में से किसी ने उस ड्रामे को चेकआउट नहीं किया तो एक बार जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।